वर्मा द्वारा भी किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी था। इसमें 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें विक्रम संवत ना होकर के 693 ईस्वी है और उधर इसकी समय सीमा अंतिम 1693 ईस्वी तक दी गई है। इन्होंने आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक का ही वर्णन किया और यह इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आलोचनात्मक पद्धति पर लिखा गया था और इसे शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन को 5 भागों में बांटा है। पहला संधि काल, जिसकी समय सीमा संवत 750 से 1000 संवत तक। द्वितीय चारण काल, 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। भक्ति काल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। चौथा रीति काल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। और आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से लेकर अब तक। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन व राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में कुछ अंतर है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की शुरुआत संवत 750 विक्रम सती से मानी है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत 1050 विक्रमी संवत से मानी है। दूसरा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत और चारण काल 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को शामिल नहीं किया, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना, जबकि रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत तक और आधुनिक काल 1900 से संवत से अब तक। वहीं राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल की सीमा 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीतिकाल 17 से 1900 विक्रम संवत और आधुनिक काल 1900 से अब तक, यानी कि आदिकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल का जो काल विभाजन है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा एक ही रहा है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने संधि काल में अपभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट की, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में अपभ्रंश की रचनाओं को शामिल नहीं किया। रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया, यानी कि उस समय राजा महाराजाओं की वीर गाथा गाई जाती थी, इसीलिए उन्होंने वीर गाथा का नाम दिया। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नामकरण रचना के आधार पर किया कि जो रचनाएं लिखी जाती थी वो चारण कवियों के द्वारा लिखी जाती थी, इसीलिए उसने उनका नाम चारण काल कहा। चारण काल और वीर गाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है, क्योंकि वीर ग्रंथों के रचयिता ही चारण कहलाते थे। इस चारण रचनाकार के नाम पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल नामकरण दिया। अगर आगे हम देखें तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1964 में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1965 में हुआ, और ये वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। गणपति चंद्र गुप्त ने काल विभाजन विक्रम संवती में ना करके ईस्वी में किया है और 3 कालों में हिंदी साहित्य को विभाजित किया। पहला प्रारंभिक काल, जो कि 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी तक।
और आधुनिक काल 1857 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक। आधुनिक काल का समय उन्होंने 1965 ईस्वी तक इसलिए माना क्योंकि 1965 में इनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास प्रकाशित हुआ था। तो उस समय 1965 तक की जो रचनाएं हैं या इतिहास है वो इस ग्रंथ में है, इसीलिए इन्होंने 1965 ईस्वी तक के समय को आधुनिक काल माना है। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र जी ने काल विभाजन किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखा। यह 10 खंडों में है। इसमें प्रथम काल को आदिकाल, द्वितीय काल को भक्ति काल, तृतीय को रीति काल और चौथे को आधुनिक काल कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा है। पहला पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी है। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा दी गई है। इसके बाद जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को इन्होंने जागरण सुधार काल कहा। अक्सर ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसके द्वारा कहा गया। तो ये कहा गया डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। और द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक थी। इसके बाद छायावाद 1918 से 1938 तक और चौथा छायावाद उत्तर काल 1938 से आगे। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद उत्तर काल को 2 भागों में बांटा। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक और नवलेखन काल 1953 से आगे। फिर इसके बाद जो एक सर्वमान्य मत जो प्रस्तुत हुआ काल विभाजन का, वो काशी नागरी प्रचारणी सभा का काल विभाजन है, जो सर्वमान्य काल विभाजन प्रतीत होता है। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, किंतु संपूर्ण इतिहास 16 खंडों में ही पूर्ण हो गया। प्रथम खंड हिंदी साहित्य की पीठिका थी। इसके संपादक रजावली पांडे थे। 16वां खंड हिंदी साहित्य का लोक साहित्य थी। इसके संपादक राहुल सांकृत्यायन थे। इस नागरी प्रचारणी सभा के इतिहास ग्रंथ में प्रथम काल को आदिकाल कहा गया, जिसकी समय सीमा 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं 1375 विक्रम संवत से 1700। उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत तक और आधुनिक गद्यकाल 1900 विक्रम संवत से अब तक। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा अपनाया गया ये काल विभाजन डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन से भी मिलता है। लेकिन नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो काल विभाजन किया उसमें आधुनिक काल का काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल से अलग है, जिसमें 1843 से 1857 तक के समय को संक्रांति काल माना है। तो ये भी प्रश्न परीक्षा के लिए उपयोगी है कि 1843 से 1857 तक के काल को नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किस नाम से उल्लिखित किया गया है, तो उसका सही उत्तर होगा संक्रांति काल। इसके बाद आधुनिक युग का विभाजन नागरी प्रचारणी पत्रिका सभा द्वारा इस प्रकार किया गया है। पहला पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग 1857 से 1900 तक। जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1918 तक। छायावाद 1918 से 1936 तक। प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक। प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से लेकर के 1952 ईस्वी तक। नई कविता 1952 ईस्वी से 1960 तक। साठोत्तरी कविता 1960 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक और समकालीन कविता 1990 ईस्वी से अब तक। तो इस प्रकार हमने विभिन्न इतिहास ग्रंथों के बारे में पढ़ा और अब तक के पिछले 2-3 वीडियो के अंतर्गत हमने प्रमुख जो इतिहास ग्रंथ थे उनके बारे में भी जाना।
उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। बहुत कुछ आप इसको देखने के बाद जानेंगे। अगर चैनल पसंद आता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।